तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर है उस सीरीज में जिसमें हम करते हैं हमेशा वो जेई एडवांस के टफेस्ट क्वेश्चन जिसको भैया अच्छे से अच्छे बच्चे को देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम हर चैप्टर के इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें आज हम करने वाले हैं वो टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाए थे। लेकिन आप भले ही बिल्कुल बेसिक से अभी आपने पढ़ाई करी हो, थोड़ा बहुत ही अगर आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, मतलब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपने अभी चैप्टर ही पढ़ा हो सकता है जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व नहीं करे हो, तो भी इतने आसान तरीके से आज हम वो टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी तुमको नॉलेज चाहिए वो सारी की सारी बातें मैं तुमको पहले पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, है ना। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व करने शुरू कर दिए तो तुम्हारे जेईई मेंस के जो लेवल के क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो वो तुमको बड़े ही आसान लगेंगे। और एडवांस लेवल का क्वेश्चन जैसे कि इतिहास गवाह कभी भी एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, कम से कम 3-4 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो भी अलग अलग चैप्टर के। तो इस एक दो क्वेश्चन के बहाने में तुमको क्या क्या बातें पढ़ा जाऊंगा तुमको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए आज मैं फिर तुम बच्चों से कहता हूं कि अगर दम है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। फटाफट उससे पहले बता दो कि ऑडियो वीडियो सब बढ़िया से क्लियर है और आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं करा है, वरना ऐसे आगे आने वाली जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा वो तुमसे मिस हो जाएंगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे बच्चों। और अगर तुम चाहते हो कि इस टाइप की मैं और आगे टफेस्ट क्वेश्चन वाली सीरीज कंटिन्यू रखूं तो आप इस वीडियो को लाइक करो सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन, है ना। अब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं थोड़ी सी अगर इस क्वेश्चन के बारे में, तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो 2024 में आया था, है ना। दो क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो ये वो क्वेश्चन है जो 2024 में आया है जेईई एडवांस में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हं। अब यही क्वेश्चन मैं तुमको क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इसका डेटा देखा तो मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 7.86% बच्चे ही हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 7.86 का मतलब समझते हो तुम, मतलब 14,000 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों में से सिर्फ 14,000 बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये वो चैप्टर जिसको बहुत ही शिद्दत से जो भी 12th क्लास में आने वाला बच्चा होता है, चाहे अच्छे से अच्छा बच्चा हो या बेकार से बेकार बच्चा हो, वो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है इस चैप्टर को। इस बात से तुम जरूर एग्री करोगे, बताओ इस बात से एग्री करते हो ना। तो अच्छा एक बार ये आवाज तो चेक कर लूं मैं। हाँ, तो अब मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि यार ये वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कुछ तो इसके अंदर आया होगा कि सिर्फ और सिर्फ 14,000 बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मतलब अगर हम देखें तो भाई 1,11,000 बच्चों ने तो स्किप कर दिया, 1,11,000 बच्चों ने स्किप कर दिया। ठीक है, और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा, क्योंकि अटेम्प्ट तो करोगे आप डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब इतनी शिद्दत से पढ़ा है, मतलब जिस चीज से आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हो तो उसको छोड़ते तो नहीं हो, तो बच्चों ने छोड़ा नहीं है। 54,000 बच्चों का तो गलत ही हो गया, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा परसेंट बच्चों का तो गलत हुआ, छोड़ा ज्यादा बच्चों ने, और जो अटेम्प्ट करा तो अटेम्प्ट करने के बाद गलत हो गया, तो मतलब कुछ ना कोई मिस्टेक ऐसी हुई होगी, सिर्फ इतने कम बच्चे सॉल्व कर पाए। अब मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं लेकर आता हूं तुमको उस क्वेश्चन पे। तो पहले हम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। हो सकता है तुमको बातें समझ में ना आए, हो सकता है थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आए, लेकिन तुम्हारा बस इतना सा काम है, तुम इस पूरे सेशन को एक बार लगा लेना। मैं कह रहा हूं कि अगर 50% भी समझ में आ गया ना, हो सकता है तुमको लग रहा हो यार अभी एडवांस की बातें क्यों करें, है ना, अभी तो पहले मेन से क्लियर हो जाए। तो ये तुम्हारी सबसे गलत सोच है भाई, ये सबसे गलत सोच है, ये सबसे गलत एटीट्यूड है। जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे उतना तुम्हारे फिजिक्स के नॉलेज में उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, ताकि तुम उतने बेसिक क्वेश्चन कर पाओ। एडवांस के क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व होते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। इसलिए तुमको भैया जितना भी समझ में आए, हो सकता है किसी को 80% समझ में आए, हो सकता है किसी को 50% समझ में आए, लेकिन जितना समझ में आएगा वो उतना तुम्हारा प्लस पॉइंट है। तो कोशिश करना कि तुम आज गए सेशन झेल जाओ। झेलने का मतलब ये तुम एक बार पूरा देख लो, हो सकता है बहुत सारी बातें समझ में आए, हो सकता है ना आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर तुम थोड़े से भी फोकस के साथ सुनोगे तो तुमको सारी बातें समझ में आए। तो देखो क्वेश्चन ये है, टू बीड्स का मतलब ऐसा समझो कि दो हमारी बॉल है। ठीक है भैया, अरे सर अगर बॉल है तो उन दोनों बॉल के ऊपर चार्ज है क्यू, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन।
और दोनों बॉल के ऊपर मास है m। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो रखे हुए एक फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर लूप पर जिसकी रेडियस है a। तो दो बॉल जिनका मास m है, चार्ज q है, और रखे हुए एक वो सर्कुलर रिंग के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल सर्कल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टेबल के ऊपर तुम्हारा सर्कल रखा हुआ है और उसके ऊपर वो बंधे हुए हैं दोनों इस तरह से। और बोला गया कि वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हुप ऑफ द सम पॉइंट व्हाइल अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये हो सकता है तुमको बात समझ में ना आए, मैं तुमको दिखाता हूं क्वेश्चन में चल क्या रहा है। देखो, एक इमेजिन करो कि टेबल के ऊपर एक सर्कुलर रिंग है और उस सर्कुलर रिंग के अंदर वो बॉल नहीं आती, जैसे वो एबेकस वाली बॉल आती थी तुम्हारी, है ना, वो बॉल वायर के अंदर बंधी हुई होती थी। तो सेम उसी तरह से हमारी दो बॉल हैं जिनके ऊपर चार्ज क्यू है और उस वायर के ऊपर घूम सकती हैं। अब एक बॉल को मैंने क्या करा, एक बॉल को मैंने यहां पर बांध दिया है ना, चिपका दिया है ग्लू से, एक ये वाली बॉल है। और जो दूसरी वाली बॉल है, अब आप खुद ही सोचो, मतलब बॉल इस सर्कुलर पार्ट में ही घूम सकती है। मुझे आप ये बात बताओ, अगर इस बॉल का मास m है और इस बॉल का चार्ज अगर q है और दूसरी वाली बॉल अगर मैंने यहां पर मेरे प्यारे बच्चे लाके रख दी, इसके ऊपर भी चार्ज q और मास m, ये क्या यहां पर रुकेगी? बताओ, इस चीज का जवाब देंगे सारे बच्चे, बताओ। क्या क्या ये वाली जो व्हाइट वाली बॉल आप देख रहे हो, अगर मैंने इसके पास लाके रख दी और येलो वाली बॉल अगर चिपकी हुई है, तो ये व्हाइट वाली बॉल यहीं रहेगी क्या? नहीं ना, ये जितना दूर जा सकती है भागेगी। क्यों? क्यों? अरे सर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये भागेगी और ये भागी 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 इसके ऑपोजिट एंड पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जो इससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ये मैंने तुमको बताया कि जैसे भी तुम्हारे दिमाग में आया तुम्हारा आया, और फिर यहां पर मैंने बोला कि बॉल जो है वो हो सकता है कि अब यहां पर पहुंच जाए दूसरी वाली, ये तो फिक्स्ड है। यहां पर मैं लिख देता हूं भैया, ये वाली बॉल हमारी फिक्स्ड है, और दूसरी वाली बॉल अगर यहां पर पहुंच गई तो सर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। पहले बताओ, इतनी बात पहुंच रही है ना, लैंड हो पा रही है या टेक ऑफ कर गई ऊपर से? मेरे हिसाब से तो लैंड हो जानी चाहिए, इतनी बात तो यहां पर आनी चाहिए। तो ये वाली हमारी, अगर ये यहां से ए से चला है तो ये बी वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया मेरे लिए। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही है सर? अभी आगे तो आते हैं सर। अब हुआ क्या, हुआ ये, अगर आपने बॉल को थोड़ा सा थीटा एंगल अगर आपने उसको हिला दिया, तो अपनी जगह पर, अपने इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर क्या करेगी? ऑसिलेशन करेगी। तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बताओ। दिमाग घूम गया, ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग घूम गया। कितने बच्चों का? लगभग 1,11,000 बच्चों का। छोड़ दिया, करा ही नहीं। क्यों? समझो जरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है भाई, और इसके अंदर अब कॉन्सेप्ट आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 का चैप्टर, जिसको बच्चे छोड़ देते हैं। क्या जेईएमएस में एक ही तो क्वेश्चन आएगा, क्यों करना? लेकिन देख लो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर उठा के दे देते हैं। ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाते हैं, इसलिए जरा तुम समझो कि अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का यहां पर यूज रहेगा। घबराना नहीं है, हर एक बात मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तुमको जो नहीं मालूम होगा वो मैं बताऊंगा। कहीं लगे समझ में नहीं आ रहा, बता देना। अब यहाँ ए से अगर तुम बी पर गए हो, ए से अगर तुम बी पर गए हो, तो अभी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, लेकिन सर आपने तो इसको क्या करा, आपने तो सर इसको अपनी जगह से हिलाया। हाँ जी, हिलाया। अब मैंने कहा ठीक है भाई, हिलाया तो हिला के हो सकता है मैं इस पॉइंट से इसको यहां पर ले आया। अच्छा, ये इसका सेंटर होगा, ये सेंटर अगर मैंने ओ माना तो यहां पर ये बी था और मैं बी से सी पर ले आया। अब ये बहुत छोटा एंगल में लेकर आया हूँ, बहुत छोटा एंगल मैंने हिलाया है, लेकिन तुमको दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूं। तो हो सकता है मैं बी से सी पर जो लेकर आया वो मैं से थीटा एंगल लेकर आया। अब तुम खुद ही कॉमन सेंस से सोचो, ये इक्विलिब्रियम पे था, ये मैक्सिमम दूरी पर था, ए और बी की लड़ाई हो चुकी है, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर जाना चाहेंगे, लेकिन कोई तीसरा इंसान आके यहां से बी से अगर उसको सी पर ले गया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम नहीं हो गया? मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता था और जो होना चाह रहे थे, तुमने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस देखो कम कर दिया। पहले डिस्टेंस था ए बी, अब डिस्टेंस हो गया ए सी, तो तुमने डिस्टेंस कम कर दिया। तो ये क्या होगा, ये क्या करना चाहेगा, ये चार्ज पार्टिकल जो तुमने अभी यहां पर सी पर लाके रख दिया है, ये वापस कहां पर जाना चाहेगा? बी पर जाना चाहेगा सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहेगा। तुम बात समझ रहे हो या नहीं?
पहले समझो, दिमाग में इमेज क्रिएट करो कि एक रिंग है, रिंग के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल फिक्स और एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर भागना चाहिए। मैक्सिमम दूरी बी पर चला गया था, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, रुका हुआ था, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी खुजली हुई, तुमने क्या करा, बी से उठा के उसको सी पर रख दिया, थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। जब थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया तो ये अब सी से वापस बी पे आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, यस और नो? ये तो कॉमन सेंस है भाई, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या ठंडी पड़ी है, ऐसे कैसे मजा आएगा? या तो दो ही बातें, या तो बिल्कुल इतने ध्यान से सुन रहे हैं मुझे कि सिर्फ सीख रहे हैं सर, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अभी सुन हो चुका है दिमाग। ऐसा तो नहीं है भाई। तो फिलहाल अभी क्या होगा, अब ये सी से बी पर आना चाहेगा, मैंने थीटा एंगल ऊपर उठाया, अब ये सी से बी पर आना चाहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा कहानी क्या है। पहले, अब जब ये चार्ज पार्टिकल सी पर आ चुका है तो अब इस ए पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल और सी पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि जब ए और सी पर ये चार्ज पार्टिकल रखे हुए तो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे होंगे। अच्छा, कॉमन सी बात है कि सर फोर्स तो जो लग रही होगी वो ऐसे ही लग रही होगी आगे की तरफ। हाँ यार, फोर्स तो ऐसे लग रही होगी। अब ये फोर्स कितनी लग रही होगी ये मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कूलम्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि भाई कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है सर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा सर, ये फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आर क्या है, आर तो ए से सी की दूरी है, आर तो ये डिस्टेंस है ना आर अब हमारे लिए। अब ये आर कैसे निकाले, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में इस रिंग की रेडियस दे रखी है जो कि ए है। अभी आर कैसे निकाले, निकाल सकते हैं कैसे, जरा समझो ध्यान से। अब यहां पर आर निकालने की सारी मेहनत चलेगी, लेंथी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हलवा क्वेश्चन है, तभी बच्चे छोड़कर आए हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम समझ तो जरूर पाओगे। अब जरा बस सुनते जाना, बस तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस वाले बच्चों के लिए ये वाली सीरीज है भाई, ये टफेस्ट क्वेश्चन की, है ना। अब यहां से देखो, अगर मैंने ट्राइंगल बनाया, यहां पर अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ करा, अब आप देखो जरा सुकून से जरा सुनो, ये अगर पॉइंट ए है, ये अगर पॉइंट ए है, ये अगर पॉइंट हमारा ये बी नहीं है, बी तो ये है, मैंने अभी ये वाला ट्राइंगल बनाया ना, ये वाला ए सी और इसको मैं डी बोल देता हूं, तो ए सी और डी। अभी आप ए सी डी को देखेंगे, है ना, ए सी डी को देखेंगे। अच्छा, ये सेंटर वाला ओ मैंने दिखाया, समझ रहे हो, मैंने ट्राइंगल अलग कर दिया ताकि तुमको समझ में आए। अब यहां पर देखो कि सर ए ओ तो हमारी रेडियस ए हो गई, और ओसी ओसी भी सर रेडियस हमारी ए हो गई, और ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो सर आपने कंपोनेंट करे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। लो जी, कंपोनेंट करना भी यहां पर हमने सीखा। इस ट्राइंगल ओसीडी में अगर आप देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओसीडी हो रहा है तो यहां पर ए कॉस थीटा और यहां पर ए साइन थीटा आ गया। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आ रही है एडवांस के क्वेश्चन में, हाँ जी देखो, अब यहां पर AC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अच्छा जी, ये D है ना, ये D है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर CD क्या है, CD मतलब A साइन थीटा का स्क्वायर, और AD का मतलब ये A प्लस A कॉस थीटा, A प्लस A कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सारी मेहनत इसी में लग रही है, बस आगे फिर उसके बाद क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, देखते जाना। 2 स्लाइड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो ये तुमको समझाने के चक्कर में बताना पड़ता है। तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूं तो ये ए स्क्वायर सर बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अगर आप यहां से जरा ध्यान से समझो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझना जरा ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला ए स्क्वायर एज इट इज लिखा प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देखते जाओ तो यहां से AC का स्क्वायर जो आ रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नवी कक्षा में तुमने पढ़ा है कि 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देखो
ये मैं डायरेक्ट बताता हूं, तुम बच्चों के लिए मैं बिल्कुल एक एक स्टेप इसके बिना करे सॉल्व करवा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा, या फिर सर जी आप 2a² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर सर जी ये 2a² 1 प्लस कॉस थीटा मैथ्स में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से ये 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैं डायरेक्ट बताता हूं बच्चों को, ये मैं कभी सॉल्व नहीं कराता, ये मैं कह देता हूं भाई सॉल्व कर लेना आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे ध्यान में रखते हुए कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अपनी औकात से बाहर का क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं, जिसकी वजह से लग सकता है कि ये लेंदी है, लेकिन इतना लेंदी है भी नहीं। तो यहां से AC कितना आया हमारा 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, तो ये R ही तो है, मतलब AC बोलूं या फिर R² बोलूं बात तो सेम ही है, तो वो 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आया, मतलब सर फोर्स निकल आई। अच्छा सर फोर्स निकल आई, हाँ जी, ले भाई ले भाई ले भाई ले। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या बन चुका है सर, K Q1 Q2 बाय R² हुआ करता था, तो सर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 तो सेम है तो Q² बाय R² की जगह पर 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको संभाल के रखो। अभी क्या जितने भी बच्चे शुरुआत से मेरे साथ चले थे अभी भी मेरे साथ हैं या हार मान गए? क्या तुमको यहां तक मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो? आ रही होंगी यार, वैसे तो है ना, आ तो रही होंगी। चलो, अब अगर ऐसा है तो अभी और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये फोर्स आई ना, अब मैंने आपसे ये बात बताई कि ये C से वापस B पे जाना चाहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो B थी, शुरुआत में हमने ये पढ़ा है। अब कोई तो फोर्स ही तो होगी ना जो इसको C से B पर लेके जाना चाह रही है ना, कोई फोर्स ही तो है जो इसको C से B पर लेके जाना चाह रही है, मतलब इस फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। अब जरा एक चीज समझो, मैथ्स में ये तुमने बात पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो अपने मैथ्स वाले सर से जरूर पूछना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल जो अभी आप देख रहे हैं ये हो जाता है थीटा बाय 2। यार मैंने तो भाई मैथ्स में पढ़ी थी, शायद सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ी थी 10th क्लास में, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वही सरकमफेरेंस पे एंगल आधा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल की। अगर ये एंगल थीटा बाय 2 है, और अगर मैं देखो कंपोनेंट करता हूं, देखो कैसे कंपोनेंट कर रहे हैं सर आप, कंपोनेंट करने का तरीका बड़ा ध्यान से देखना। तो ये सेंटर से जो हमारी रेडियस जा रही है, एक कंपोनेंट जाएगा इसके अलोंग लाइक दिस, इसके अलोंग, और एक जाएगा इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, एक जाएगा इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस। देख रहे हो, ये मैं अभी ये वाला ग्रीन वाला एरो हटा देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। अब ये अगर एंगल थीटा बाय 2 है ना, तो ये एंगल भी होता है थीटा बाय 2, समझे? ये मैथमेटिकली आता है। तो अगर ये एफ है तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया सर एफ कॉस थीटा बाय 2, और नीचे वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा बाय 2। अब मुझे आप ये बात बताओ, ये साइन वाला कंपोनेंट इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लेकर आ रहा है, या कॉस वाला कंपोनेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आ रहा है? अरे कॉस वाला कंपोनेंट तो दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि ये रिंग से बाहर निकल नहीं सकता तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जो आ रहा है वो इस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, एफ साइन थीटा बाय 2। मतलब मैंने डिस्प्लेस बी से सी पर करा और ये सी से बी पर आ रहा है, इसकी वजह से अब नैया पार हो गई हमारी। मतलब यही वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या बोला मैंने? यही वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब जरा समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्वालिटी ये होती है कि उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एसएचएम की कंडीशन होती है ना, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। अब मैं अगर अपने तरीके से तुमको समझाऊं, अपने तरीके से अगर मैं तुमको समझाऊं, तो यार फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यस और नो? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है सर। तो मास तो ऐसे ही रहा, ये एक्सेलरेशन जो है ये वो एक्सेलरेशन है जो टेंजेंट के अलोंग आ रहा है। मतलब यहां पर अब आ गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर में मैंने तुमको ये बात बताई है कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस होता है, और रेडियस यहां पर ए है। यहां पर ए क्या है? रेडियस है,
समझ रहे हो? रिलेशन होती है ना टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन में, मतलब यहां पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह पर अगर मैं लिखूं तो ये अल्फा इंटू ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये ए रेडियस है, क्वेश्चन में ए रेडियस दे रखा था, एक्सेलरेशन नहीं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो यहां पर ये एम और अल्फा को मैं देखो जिस तरह से लीनियर वाली दुनिया के अंदर है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन वाली दुनिया में आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो, एक्सेलरेशन आता है। सेम इसी तरह यहां पर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब अल्फा जो आया है वो 2 बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आया, मतलब अल्फा की जगह पर d2 थीटा बाय dt2, और यहां पर ये अल्फा आ गया, सॉरी अल्फा नहीं, ए आ गया। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है सर जी, ठीक है, बन रहा है, ये फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है तुम्हारा। लेकिन मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है? मेरा फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है एफ साइन थीटा बाय 2, एफ साइन थीटा बाय 2। मतलब अब मैं क्या करूंगा, देखो एफ साइन थीटा बाय 2 को इसके बराबर करूंगा, जो कि हो जाएगा एम ए डी टू थीटा बाय डी टी टू। बच्चों घबराना नहीं है, मैं बार बार यहां पर कर रहा हूं, तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, भावनाओं में मत बहो। यहां पर एम ए का मतलब फोर्स मत समझ लेना, ये एम इंटू ए रेडियस है। और अब देखो तो एफ कितना आया था हमारा, एफ सर यहां से आया आपका सर ये क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू ऊपर यहां पर आ गया साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू एम ए डी टू थीटा बाय डी टी टू। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 स्टेप का रह गया। देखो मैंने क्या बोला था कि मैंने बहुत छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो याद रखेंगे, अगर साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल है तो उसको आप थीटा बाय 2 बोल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर बोल सकते हैं। और अगर कॉस को लिखना है तो कॉस थीटा बाय 2 अगर बहुत स्मॉल है तो उसको क्या लिखोगे भाई, उसको 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिख रहा है सर, उसको थीटा बाय 2 नहीं लिखते? ना 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 ना, कौन सी मैथ्स पढ़ के आए हो भाई? कॉस थीटा बाय 2, अगर थीटा बहुत छोटा मतलब जीरो, जीरो मतलब कॉस जीरो तो 1 होता है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह पर 1 आ गया, और ये साइन थीटा बाय 2 का थीटा बाय 2 रह गया, इज इक्वल्स टू मा डी टू थीटा बाय डी टी टू। बस खत्म कहानी, हो गया। क्या बचा इसके अंदर, क्या बचा सर, क्या बचा? अरे भाई एम ए को नीचे भेजो, तो सर ये डी टू थीटा बाय डी टी टू क्या आ रहा है? मुझे मालूम है भारी क्वेश्चन कुछ ज्यादा लेकर आ गया हूं मैं, लेकिन जिस बच्चे ने इसको 50% में समझ लिया, नहीं है पार हो गई उसकी। ये क्यू स्क्वायर आया, और ये देखो 16 इंटू 2 ये 32 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और एक ए और चला तो ए क्यूब इंटू एम हो गया। ये कहानी आ रही है, और साथ में यहां पर थीटा बचा। बस अब क्वेश्चन खत्म, यही आंसर है। कैसे कैसे सर, आपको कैसे पता? अरे भैया अल्फा का फॉर्मूला इन सिंपल हार्मोनिक मोशन माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। ये 11th क्लास की बात है। तो सर माइनस का साइन तो चल ही नहीं रहा भाई, मैंने लगाया नहीं था। मुझे ये बात मालूम है कि एफ ये माइनस का ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट इधर करा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा था, ये सब तरफ माइनस के चल रहा है। तो ये हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा से अगर आप कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर ये पूरी की पूरी टर्म आ रही है, और आपसे ओमेगा स्क्वायर पूछा था, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। इसको एक बार पूरा ईमानदारी से, ये देखो एक बार में समझ में आने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। अगर तुम ये एक्सपेक्ट करोगे तुमको एक ही बार में आ जाए, तो मैं बताऊं तुम्हारे सर से एक बार में सॉल्व नहीं हुआ ये। मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई। मुझे यहां पर आके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि एंगल बहुत छोटे हैं तो उसको मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूं। कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया था। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुमसे भाई ये पहली बार में समझ में आ जाए? तो इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार देखना, और 3 बार देखने के बाद चौथी बार तुम बिना देखे सॉल्व करना। तुम बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर। ईमानदारी से मुझे बताओ, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है नहीं? कैन वी रिक्वेस्ट अ क्वेश्चन
हाँ तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो तुम डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर इस साल में जे एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आया था, आप बताओ, है ना, क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं ले आऊंगा उसके ऊपर जैसे टाइम मिलता है। तो फिलहाल ये बड़े ही शानदार तरीके से मैंने तुमको कराया भाई, मैं सही में बता रहा हूँ, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराने में मेरा भी अच्छा खासा दिमाग खपता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग सीखो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है कि देखते ही तुम 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे, अगर कुछ बातें पढ़ाई भी मेरी तुम ध्यान से सुनते हो। लेकिन अब देखो सॉल्यूशन भी वैसे मैंने पूरा डाल रखा है, लेकिन मैंने तुमको बड़े आसान तरीके से कराया। अब ये दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जो आज मैं तुमको सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, मतलब 2 साल पुराना क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अपने करने पा जाऊं ना, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के तुमको दे दूंगा। सिर्फ 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये, और 3 स्टेप को सॉल्व करने में भी कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा लगे। तो जे एडवांस का क्वेश्चन 1 मिनट में सर आप सॉल्व करवा सकते हो, जिसको जिसको सिर्फ 12% बच्चे सॉल्व कर पाए थे। हाँ मतलब ये वो सारे बच्चे थे जो भैया जे मेंस में 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल लेकर आए। वो जे एडवांस का जब क्वेश्चन ये देखा जो मैं तुमको अभी सॉल्व कराने वाला हूं, तो मेरे प्यारो जरा समझो, लगभग 1 लाख बच्चों ने देखते ही स्किप कर दिया, मतलब आधे से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा, और जिन्होंने अटेम्प्ट करा भी तो उसमें भी लगभग 56,000 बच्चों ने गलत मार्क कर दिया इसका आंसर। और ये जेएमएस लेवल का क्वेश्चन है, जेएमएस में भी आ गया तो कोई गलत बात नहीं है, और आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन जेएमएस में, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन ये बच्चे गलत करके आए, ठीक है, सिर्फ 22,000 बच्चे सही सॉल्व करके आए, और ये वो क्वेश्चन जो हम 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। देखना चाहोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे कौन सा कहता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल, भाई जान है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, अच्छे से पढ़ लो, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो मैं तुमको समझा दूंगा, घबराना नहीं है। एडवांस का कोशिश ही ये रहती है कि क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाएं, और आधा कॉम्पिटिशन तो वो यहीं पे जीत जाते हैं जब बच्चा देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देता है। ये 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन है, मैं तुमको जरा पहले पूरा तमीज से पढ़ के बताऊंगा, इसको सॉल्व करने लायक तुमको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए वो करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आओ यार, क्या बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। कहां पे रखा है भैया, एक्स वाई प्लेन में है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इसमें रखा है, जिसमें तुम्हारा प्लस वाला चार्ज रखा है 0,2 कोऑर्डिनेट पर। 0,2 कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि भाई वो रखा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में यहां पर, और एक चार्ज रखा है 0,-2 कोऑर्डिनेट पर, मतलब माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस में रखा है यहां पर। तो एक चार्ज ऊपर रखा है, ये ओरिजिन हो गया, एक चार्ज ऊपर 2 mm ऊपर और एक चार्ज 2 mm नीचे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये आपका डायपोल है, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये आपका डायपोल है ना, ये प्लस का क्यू है, अगर नहीं दिख रहा हो देख लो, और ये माइनस का क्यू है। और इन दोनों मतलब इस डायपोल की वजह से मेनली यहां पर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको 100 mm, 100 mm, मतलब x का भी वही कोऑर्डिनेट और y का भी वही कोऑर्डिनेट है। तो इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पर आने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन्होंने बोला है V0। सही है। अब बाद में पता है क्या हुआ, बाद में हुआ कुछ इस तरह कि अगर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है ना, अगर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, इन्होंने इस डायपोल को थोड़ा सा वैसे रोटेट कर दिया है, अभी भी ओरिजिन पे ऐसे रखा हुआ था, अब ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब ऊपर पॉजिटिव वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस का 1,2, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया, और नीचे वाले का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,-2, 1,-2, मतलब ये ऐसे था और ऐसे हो गया। सेंटर से अभी भी पॉइंट P पर डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो अब पूछ रहे हैं कितना पोटेंशियल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब आपने डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, रोटेटिंग की वजह से P पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा ये बता दो, अगर पहले पोटेंशियल हमारा V0 आ रहा था। अब इसको समझाने के लिए मैं तुमको अब कुछ बातें बताता हूं। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये माइनस क्यू का चार्ज और ये प्लस क्यू का चार्ज रखा है और ये डायपोल का सेंटर है, और सेंटर से r दूरी पर अगर ये पॉइंट P है जो कि थीटा एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट,
सुना ध्यान से, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारा ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से बन रहा है। तो बोला यह जाता है कि पी पॉइंट पर आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, मैंने कई बार पढ़ा है ये, और इसके ऊपर जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया। क्या? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, देख लिया आपने। और एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर जेईई एडवांस में 2023 में आया। इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में 2024 में आया है। इसलिए जरूरी होता है एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब ठीक है सर, ये फॉर्मूला हमको समझ में आया, अब हम उस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे? लगवा दूंगा, परेशान नहीं होना, जरा ध्यान से बस सुनते जाना है मेरी बातों को। यहां पर पहले ये समझो कि हमारा ये जो डायपोल मोमेंट होता है ना पी, उसको हम बोलते हैं चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। अगर यहां पर डी है तो डी है ना, तो ये क्यू इंटू डी बोला जाता है। और यहां पर ये डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर डी भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। लाओ अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाऊं। देखो क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना कि अगर ये ऐसा करके यहां पर आपका कौन सा चार्ज है भाई? हेलो, ये चार्ज ऊपर प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, इसका कोऑर्डिनेट 0,2, इसका कोऑर्डिनेट 0, माइनस का 2, यहां पर है पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट 100,100। सही है, ऐसा है। तो पहली बात तो सर नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव तो सर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सर डायपोल मोमेंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो ये हमारे लिए एंगल हो गया θ1 मान लेते हैं, इनिशियली θ1 एंगल। तो पहले वाले केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो भाई साहब क्या आएगा? के पी कॉस θ1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर है। और मैं डायपोल मोमेंट को भी अब मैं P1 लिखूंगा, क्योंकि जब मैंने उसको चेंज करा ना, रोटेट करा है, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो गई है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो गई, मतलब डायपोल मोमेंट भी चेंज हो गया होगा। तो ये के P1 cos θ1 बाय आर स्क्वायर। और इसी को हमने क्वेश्चन में V0 भी बोल रखा है, ये गिवन है। दूसरे केस में जब हमने इसको रोटेट करा, ना, तो देखो ये अभी आपका वो एक्सिस है, हमने इसको रोटेट कुछ इस तरह से कर दिया, लाइक दिस। अब यहां पर ये आपका आ गया है -1,2 कोऑर्डिनेट, और यहां पर ये आपका आ गया है +1, -2 कोऑर्डिनेट, ये तो है। तो अब इस केस में, और देखो P तो इधर ही है, एंगल अब ये हो जाएगा θ2। तो अब ये दूसरे वाले केस में जो पोटेंशियल आएगा वो Kp2 cos θ2 बाय आर स्क्वायर। क्यों सर? डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। ले भाई खत्म हो गया एक स्टेप, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया ना, अब 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। V2 को V1 से डिवाइड कराओ। अबे यार आंसर देखिए तुम्हें, छोड़ो फिलहाल इधर देखो, V2 को V1 से डिवाइड कराओ। अगर V2 को V1 से डिवाइड कराया तो सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, K से K गया, तो ऊपर आएगा P2 cos θ2 और नीचे आएगा P1 cos θ1। समझ रहे? चले। अरे यार आज असल में सुबह से लाइट नहीं आ रही, ओफो। तुमको दिख रहा है पसीना पसीना हो गया, मैं अभी नहा के आया हूं, दोबारा से नहा लिया मैं। V2 बाय V1 क्या है? P2 cos θ2 और डिवाइडेड बाय P1 cos θ1। अब अगर आप देखो तो ये V2 बाय V1 तो एज इट इज रहा। P2 की जगह पर सर चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है ना? हाँ जी होता है। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, सिंपल, चार्ज इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस θ1 डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू दूसरे वाले का डिस्टेंस इंटू कॉस θ2। अब देखो जरा वेक्टर के जलवे देखना, वेक्टर का जलवा क्या होगा? V1 की जगह पर V0 लिख दो, Q से Q चला गया, D1। अब देखो D1 पता मैं कैसे लिखूंगा? D1 पहले वाले केस में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सर पहले वाले केस में दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे भाई? पोजीशन वेक्टर। मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा क्योंकि यहां पर कॉस दिख रहा है, मतलब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो कॉस अगर दिख रहा है मुझे, तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा? सर पोजीशन वेक्टर होता है जैसे कि अगर मैं D1 वेक्टर बोलूं तो वो होगा सर y2 माइनस y1 वेक्टर, ये y2 के कोऑर्डिनेट माइनस y1 के कोऑर्डिनेट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप
प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। भाई 12th में आए हो तो ये तो पढ़ के आए होगे ना वेक्टर। तो x2 में से x1 गया तो कुछ है ही नहीं, और y2 में से y1 गया, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये कितना आ रहा है, ये 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 मतलब ये 4 जे कैप आ रहा है। क्या आ रहा है सर जी? 4 जे कैप आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो हमने लिखा 4 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट किससे? भैया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमारा इसका। तो यहां पर देखो ये 100 आई कैप है और 100 ही जे कैप है, तो यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है, अगर तुम इसको समझ गए आंसर आ चुका है। ऐसे D2 को देखो, एक और मौका तुमको मिल रहा है। D2 को अगर मैं आपसे निकलवाऊं तो कैसे निकलवाओगे? D2 वाला केस, D2 वाले केस में सर -1 -1 x2 माइनस x1 ना, तो -1 -1 आई कैप प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस माइनस का 2 जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। हाँ जी सर हो रहा है, मतलब ये माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। बस ये तो बच्चे नहीं कर पाए, इसलिए ये क्वेश्चन बर्बाद हो गया उनका। और cos थीटा 2 मतलब दूसरे वाले केस का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर तो अभी भी वही रहेगा, जो कि क्या है 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। बस अब आंसर आ गया। तो देखो पहली बात जरा ध्यान से सुनना, 100 कॉमन लेके मैंने उड़ा दिया, तो ये 4 जे कैप की मल्टीप्लाई होने वाली है आई कैप प्लस जे कैप से, डॉट प्रोडक्ट। और यहां पर ये -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप की मल्टीप्लाई होने वाली है आई कैप प्लस जे कैप से। अब देखो जे की जे से होगी, आई से तो होगी नहीं, तो ऊपर बच रहा है सिंपल 4, और नीचे -2 की जब इससे हुई, किससे? -2 की जब 1 से हुई। यार मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी बच्चों, एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी। यहां पर ऊपर P2 था ना, तो ऊपर D2 आता और नीचे D1 आता। ओ यार कोई बात नहीं, मैं इसको इधर उल्टा कर देता हूं। ये मैंने V1 बाय V2 कर दिया, सॉरी यार, ध्यान से देख लेना, ये V1 बाय V2 चल रहा है अभी। हाँ, तो ये ऊपर 4 हो गया, -2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 2 और 4 की 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 4, तो ये 4/2 डेट इज 2/1 आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखो तो V2 आया V1/2, या फिर मैं बोलूं V2 आया V1/2, सॉरी V1/2, तो V1 इज V0/2। तो अब हमारा जो दूसरे वाले केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो पहले वाले के कंपैरिजन में 2 गुना कम हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। एक बार अगर चाहो तो मैं तुमको ये क्वेश्चन रिवाइज करा सकता हूं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो। क्या बोलते हो? ईमानदारी से बताना कि तुमको कितना समझ में आया। अभी जितने भी बच्चों ने ये दोनों क्वेश्चन मेरे साथ लगाए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितना % आउट ऑफ 100 आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। उससे मुझे अंदाजा लगेगा कि भाई आप अभी किस लेवल पर हो। बोलो बच्चों, क्या कहते हो? जल्दी करो यार, टाइम ओवर हो रहा है ना। एक बार मैं देखो फिर से बता देता हूं कि यहां पर एक हमारा डायपोल ऐसे स्ट्रेट रखा हुआ था, ये हमारा पॉइंट P था। तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला क्या होता है Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो पहले वाले केस में Kp1 cos थीटा 1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और जब हमने उसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया ये कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो वो हो जाएगा Kp2 cos थीटा 2 बाय आर स्क्वायर। दोनों का रेशियो करना था, तो मैंने V1 बाय V2 करा। तो V1 बाय V2 जब मैंने करा तो ये P1 cos थीटा 1 ऊपर होगा, P2 cos थीटा 2 नीचे होगा। डायपोल मोमेंट को चार्ज इनटू डिस्टेंस बोलते हैं, चार्ज से चार्ज कट गया तो D1 cos थीटा 1 D2 cos थीटा 2 हो गया। लेकिन अब इस तरह से मैं कैसे करता, मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, साथ में थीटा भी निकालना पड़ता, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज किया। D1 का मतलब भाई क्या हो गया, इन दोनों के बीच का हमारा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का हमारा डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है, उससे हमारा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप से ये 4 जे कैप आया। ऐसे दूसरे वाले केस में ये -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप आया। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, आई कैप प्लस मतलब ये 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स 100 मैंने कॉमन लेके पहले उड़ा दिया। फिर जब मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया तो जे की जे से मल्टीप्लाई हुई तो 4 बचा, आई की आई से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर आई की आई से मल्टीप्लाई हुई तो -2, 4j की j से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस का 4, तो ये 4/2 मतलब 2/1। तो V1 बाय V2 अगर 2/1 है तो V2 V1/2, और V1 हमारा V0 था तो V2 V0/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन। इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन भी मैंने तुमको दे रखा है। तो इस टाइप के और अगर तुम चाहते हो सीरीज तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो बच्चों। ठीक है,
और बस थोड़ा सा यार अपना सब्सक्राइबर काउंट बढ़वा दो बच्चों। अभी आज मेरी शिल्पी मैम से बात हुई है, तो वो मुझे बड़े ताने दे रही थी। शिल्पी मैम को तुम लोग जानते हो, जो जेएमए पर मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो बड़े ताने दे रही थी भाई आज मुझे, अरे सर आपके तो बच्चे वीडियो लाइक भी नहीं करते, सर आप तो क्यों ही पढ़ा रहे हो, सर एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराते हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, कुछ कुछ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरी रोज सेशन देखने आते हैं और सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, तो उनके लिए मैं करता हूँ। लेकिन बड़े ताने दे रही थी भाई, आज दिल पे चुभ गई मेरे बात। कह रही अरे ना तो आपके बच्चे सब्सक्राइब करते, ना तो आपके बच्चे वीडियो को लाइक करते, क्यों ही पढ़ा रहे हो सर आप बेवजह, आराम करो इससे। तो मैंने कहा नहीं यार, तो बच्चों थोड़ी सी इज्जत रख लो हमारी, है ना। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।